हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर। और ये अपने 21 डेज की सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम आज फिजिक्स का वो चैप्टर, वो यूनिट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिससे लगभग हर साल 8 से 10 सवाल नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर है। इसमें आपको कोई सर्किट, कोई करंट, कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सीधा फॉर्मूला याद रखो, जो दिया है उसको लिखो, जो निकालना है उसको निकालो और आपका आंसर आपके सामने होगा और आपके 4 नंबर आपकी जेब में होंगे। बहुत आसान सा यूनिट है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स और इसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं और 5 चुन्नू मुन्नू से छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम आज की और कल की 2 क्लासों में मिलाकर जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। लगभग 30-40 मिनट की क्लास होगी जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे होंगे जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको पढ़ेंगे। सर फिर ये एटॉम वाला चैप्टर सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ही है, जो आपके केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो बोर मॉडल है वही सेम चीजें यहां भी है। तो अपन बार बार क्यों टाइम वेस्ट करें भाई, हमको तो हमारी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता था, बोला जाता था कि वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज शाम का 7 बजे का जो 21 डेज की सीरीज का अपना केमिस्ट्री का लेक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही होगा, जिसके अंदर अपन एटम वाले पोर्शन को और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को बहुत बढ़िया से कवर कर रहे होंगे। तो आज की और कल की 2 फिजिक्स की क्लास है और आज की केमिस्ट्री की क्लास। अगर ये 3 क्लास आपने देख लिया आधे घंटे की, तो 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स के और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 12 सवाल आपकी जेब में होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आज तक किसी भी नीट के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। मैं जितना यहां पढ़ा रहा हूं, जितनी चीजें यहां लिखी है, जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर वो आपने पूरा कर लिया, कोई सिंगल नीट का पेपर उठा के देख लेना, कोई आपको ऐसा सवाल नहीं दिखेगा जो हमारे नोट से बाहर का हो। ठीक है, बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले हमें फोटोन क्या होता है वो समझना होगा। तो फोटोन कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी। चिंता मत कीजिए, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा का सबसे छोटा कण जो होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब ये प्रकाश 2 प्रकृति का होता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। वेव और पार्टिकल 2 टाइप का होता है। तो जो फोटोन है वो उसकी कण प्रकृति या फिर पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, दूसरी चीज वेलोसिटी ऑफ फोटोन। फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, तो लाइट की वेलोसिटी या प्रकाश के वेग के बराबर होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड होता है मास ऑफ फोटोन। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 चीजें होती है। अगर फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास कितना होता है, 0 है। और अगर इफेक्टिव मास या प्रभावी द्रव्यमान पूछा जाए तो अपन E = mc² वाला जो फॉर्मूला है वहां से m निकाल लेते, जो कि कितना होता है E/c²। बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी। फोटोन की एनर्जी या ऊर्जा कितना होता है, तो भाई साहब प्लांक भाई, ब्रोगली भाई, इन्होंने मिलकर ये 3 चीजें अपन को बताई थी। ब्रोगली साहब ने संवेग को बताया था, प्लांक भाई साहब ने एनर्जी को बताया था। तो उन्होंने ये बोला था कि एनर्जी जो होती है सर वो आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसी भी फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के या आवृत्ति के। और जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था कांस्टेंट आ गया, जिसको क्या बोला गया, H कांस्टेंट, जिसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34। H की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। और E = hν अपना पहला फॉर्मूला हो जाता है और E = hc/λ दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये 2 फॉर्मूला आपको याद हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के कई सवाल आप बहुत आसानी से बना लेंगे, और नहीं याद है तो आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। दोनों फॉर्मूला अभी याद कर लो। E = hν। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, E क्या है, एनर्जी, म्यू क्या है, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। hc/λ, लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। ठीक है, C क्या है, प्रकाश का वेग या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है जो किसके लिए होता है, केवल फोटोन के लिए। बट अगर किसी भी पार्टिकल के लिए आपको एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए तो एक ही अपना फॉर्मूला है, E = mc²। तो ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले जो मॉडर्न फिजिक्स में यूज होते हैं, E = mc² सबके लिए लागू होता है, जबकि hν जो है वो किसके लिए लागू होता है, ओनली फोटोन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें संवेग की या मोमेंटम की। मोमेंटम या संवेग कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है सर। ब्रोगली साहब ने ये कहा था कि P = होता है H/λ। ब्रोगली साहब ने बोला था कि संवेग जो होता है मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे P जो है, मोमेंटम जो है, संवेग जो है वो कम होता जाएगा। जब कांस्टेंट को हटाया एक और अपने पास जब
प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट मिला जिसको एच बोल दिया। तो फिर अपने पास यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ, अपन पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लेमडा है उसका फॉर्मूला यहां से आ जाता है एच ओपन पी, या फिर संवेग के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूले वो किसके लिए लागू होते हैं? ओनली फोटोन के लिए। वहीं P इक्वल्स टू ई ओपन सी, सॉरी, ये जो फॉर्मूले वो किसके लिए लागू होते हैं? सब पार्टिकल के लिए होते हैं। जबकि P इक्वल्स टू ई ओपन सी जो है वो ओनली फोटोन के लिए लागू होता है। सर ये ई ओपन सी कहां से आया? भाई ये जो फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच सी ओपन लेमडा, वहां से अगर एच ओपन लेमडा का फॉर्मूला, वहां से आप एच ओपन लेमडा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ई ओपन सी होगा, तो उसको यहां बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी की चीज जो अक्सर पूछी जाती है कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट होती है, उन लाइट के लिए किसका लेमडा बढ़ता है, किसकी एनर्जी बढ़ती है, किसका लेमडा कम होता है, किसकी एनर्जी कम होती है। सबसे कम वेवलेंथ वाली जो आती है वो होती है गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल। विजिबल के अंदर आता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और फिर आती है अपनी इंफ्रारेड। तो इस तरीके से ये लाइट का ऑर्डर है, और यहां से यहां जैसे जैसे आप जाते हैं लेमडा जो होता है वो बढ़ता है, और ई जो होता है वो क्या होता है? कम होता जाता है। एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक नोट ध्यान रखना, अब आपको एनर्जी के लिए एच और सी हमेशा याद होना चाहिए। भाई देखो, अगर आपको कहीं भी एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या दिया जाएगा पता है? केवल क्वेश्चन में लेमडा दिया जाएगा और ई पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। क्या हम दोनों की वैल्यू जानते हैं? यस सर जानते हैं। कैसे? सुनना भाई, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। क्या यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। तो अपन को क्वेश्चन में केवल लेमडा दिया हो तो क्या अपन एनर्जी निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, लेमडा की वैल्यू निकलिए, लिखिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। पर सर समस्या तो ये आती है हमारे सामने कि हमें ये जो कैलकुलेशन है वो हमको आती नहीं। अगर इतनी कैलकुलेशन आती तो हम मैथमेटिक्स ही ले लेते। कोई बात नहीं, आपके लिए काम आसान करने के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा भाई। वो फॉर्मूला है आपके लिए एच सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है वो आप डायरेक्ट याद कीजिए। ये आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे बहुत समय लगेगा। अगर आपको जूल इंटू मीटर में निकालनी है एनर्जी, ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26। और अगर एंगस्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन में निकालनी है तो आपको 1240 निकालना है। यानी कि अगर आपको लेमडा एंगस्ट्रॉन में दे रखा हो, या फिर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, और जूल में निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपको मैंने यहां दे रखी है, दोनों की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर या शक्ति क्या होता है। तो पावर कैसे निकालते हैं? सुन भाई, एक अपने पास कोई सोर्स है, ठीक है, जिसके पास पावर है पी नॉट। अब जैसे इसके ऊपर एनर्जी डालेंगे, कुछ ना कुछ फोटोन जो है एन फोटोन वो बाहर निकलेंगे, एन नॉट फोटोन जो है वो बाहर निकलेंगे, तो वहीं से पावर दी जाती है। पावर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मली भाई पावर का? सर पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पर सेकंड कितने फोटोन किस एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे, वही तो पावर हो गई। तो हम यहां पावर को पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? एन नॉट ई, या फिर एन ई। एन क्या है? पर सेकंड बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई? पर सेकंड, सॉरी फोटोन, पर सेकंड बाहर निकलने वाले फोटोन जो है वही क्या है? एन नॉट इंटू ई। सर क्या हम और फॉर्मूला बना सकते हैं? यस सर, ई की जगह आप एच म्यू रख दीजिए, या फिर एच सी ओपन लेमडा रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज पूछी जाती है फोटोन की इंटेंसिटी या तीव्रता। भाई ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है फोटोन्स के लिए, जिनके ऊपर अक्सर सवाल नीट में देखने को मिलता है। इन सभी में से किसी भी एक फॉर्मूला से एक सवाल आएगा, लिख के ले लीजिए। फोटोन की एनर्जी, फोटोन की वेलोसिटी, फोटोन का मास, फोटोन की इंटेंसिटी, फोटोन का प्रेशर, फोटोन के कारण फोर्स और फोटोन के कारण पावर, इन सब में से किसी न किसी एक फॉर्मूले पे आपको सवाल नीट 2026 के री एग्जाम में पक्का 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 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी ओपन एरिया इनटू टाइम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ओपन टाइम क्या होता है? पावर। तो पावर ओपन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी होता है। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब तीन अलग अलग टाइप के सोर्स हो सकते हैं अपने पास इंटेंसिटी निकालने के लिए। पहला होता है पॉइंट सोर्स, यानी कि बिंदु स्रोत। तो बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है? तो बहुत सिंपल सी बात है सर, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? पी ओपन पावर, सॉरी पावर ओपन क्या होगा? एरिया। तो एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। भाई ये पॉइंट सोर्स है, इसके कारण एक स्फीयर बनेगा। मैं बोलूं एक बल्ब है, तो वो बल्ब जैसे ही जल रहा है एक पूरा गोल मतलब स्फीयर, गोला जो रहेगा वो बनेगा। तो उस गोले का एरिया आपको नीचे लिखना पड़ेगा, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पॉइंट सोर्स के लिए आई जो है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वही रेखीय सोर्स, यानी कि एक ट्यूबलाइट है, अब वो ट्यूबलाइट जल रही है, तो वो उसका जो एरिया बनेगा रोशनी का वो कैसा रहेगा? एक सिलेंडर टाइप का रहेगा, एक बेलन रहेगा। जैसे कि ये बेलन मैंने बना दिया,
तो उसका एरिया कितना होता है P ओपन 2 पाई RL। तो ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो R स्क्वायर के। और अगर कोई समतल सोर्स है, यानी कि आजकल वो प्लेट वाली लाइट आ गई है, तुमने देखा होगा सीलिंग पे लगी हुई होती है छत पे, तो अगर वो प्लेट वाली लाइट है तो वो रेडियस R पर डिपेंड ही नहीं करती है। तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज, अब कोई सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस पे अपना आई इंटेंसिटी की एक लाइट को ई एनर्जी के साथ डाला जिसका एरिया है ए, तो जरूर इससे क्या निकलेंगे, फोटोन बाहर निकलेंगे। आपने डाला तो जरूर फोटोन निकलेंगे। अब उस फोटोन का नंबर आपसे पूछा जा सकता है, तो सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है पावर ओपन एरिया। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा, यस सर। तो पावर इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो क्या मैं पावर को एन ई लिख सकता हूं, अभी अपन ने पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्या था भाई, पावर का फॉर्मूला क्या था, एन नॉट ई। तो वही मैंने यहां लिख दिया, एन नॉट ई इक्वल्स टू आई ए। तो एन निकालना मेरे को, क्या निकाल सकता है, आई ए ओपन ई। सर क्या इसके दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, यस सर। ई की जगह आप एच म्यू लिख दीजिए या फिर एच सी ओपन लेमड़ा रख दीजिए, तो इस तरीके से एन नंबर भी निकाल सकता है। ये सब फॉर्मूला आपको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। आपके 4 नंबर पक्के हैं, ये बात मान लीजिएगा। दूसरी चीज, लास्ट अपना होता है प्रेशर और फोर्स, दाब और बल। तो सुनिएगा, अगर कोई ऐसी सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग है या रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि उससे प्रकाश आया, टकराया और वापस चला गया, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानना है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, प्रकाश जहां भी गिरता है वहां से वापस रिफ्लेक्ट तो होता ही है। ऐसी बहुत कम सरफेस होती है जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो एफ कितना होगा पता है, एफ हो जाएगा फोर्स 2IA ओपन सी। इसका डेरिवेशन भी करवा सकता था बट सीधा याद रख लो तो फायदा है। और दाब हो जाएगा प्रेशर 2I ओपन सी। वहीं अगर एब्जॉर्ब सरफेस है, यानी कि जो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेती है, वापस फेंकेगी ही नहीं, 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एफ हो जाएगा IA ओपन सी और प्रेशर हो जाएगा I/C, ठीक है। तो ये तो बात होगी पूरी फोटोन की। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैकेनिज्म है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक सवाल अब तक पढ़ा वहां से देखने को मिलेगा, एक अब इससे देखने को मिलेगा आपको। क्या है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझना। जब भी आप किसी सरफेस या फिर मेटल की सतह पर, धातु, मेटल या फिर धातु, जब भी देखो भाई क्या हुआ पता है, नोट्स मैं इसलिए बना के नहीं लाया, मैंने पूरी मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स बना दिए थे, पर पूरी मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स बना दिए, मैं सेव करना भूल गया उसकी फाइल को और लाइट चली गई, पूरे नोट्स डिलीट हो गए, पूरे वापस बनाने पड़े। तो टाइम बहुत कम था, जितने बना पाए उतने मैंने बनाए, बाकी मैं साथ साथ लिखता हुआ आपको समझाऊंगा। तो ये तो आपके लिए और बेनिफिट होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा या फिर आज थोड़ी सी कम चीजें कवर होंगी, कोई बात नहीं, कल के वीडियो में पूरे नोट्स बना के ले आएंगे। कोई मेटल या धातु की सरफेस है, जब वहां आप एक उपयुक्त या फिर मिनिमम ENERGY एनर्जी या फिर ऊर्जा, एक मिनिमम एनर्जी का, कितना, एक मिनिमम एनर्जी का जब भी प्रकाश डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये टर्म्स ध्यान रखना। जब भी आप एक मिनिमम एनर्जी का या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट आप किसी मेटल की सरफेस पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर दहली ऊर्जा कहेंगे। क्या बोलेंगे, दहली ऊर्जा कहेंगे। तो जब आप एक मिनिमम एनर्जी का इस पे डालते हैं ऊर्जा या फिर प्रकाश, तो वहां से इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलता है, और यही जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज समझना, मेन चीज इसमें यह है कि जो आपने एनर्जी डाली वो एनर्जी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि इसके थ्रेशोल्ड को पार कर जाए। हर मेटल का एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, मतलब उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब तक आप वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यानी कि जैसे कि मैं एक दुकान गया, ठीक है, अब मैं किसी दुकान में या फिर किसी भी ऑफिस में काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, अब मुझे वो ऑफिस छोड़कर किसी और ऑफिस में जाना है। जैसे कि मान लो मैं किसी एक्स कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, मैं किसी एक एक्स कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, वहां से आप मुझे वाई में ले जाना चाहते हैं। तो यहां अगर मेरा पैकेज ए अमाउंट है, यहां मेरा पैकेज ए अमाउंट है, तो आपको मिनिमम मुझे इतना तो देना ही पड़ेगा या फिर इससे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी मैं वाई में जाऊंगा। तो यही बात यहां है, हर मेटल का एक थ्रेशोल्ड होता है। यहां मेरा थ्रेशोल्ड क्या था, ए अमाउंट मेरा थ्रेशोल्ड था। जब आप मुझे उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा पैसा देंगे तभी तो मैं कहीं और जाऊंगा। तो वही होता है कि जब आप किसी भी मेटल के लिए एक मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा देते हैं एनर्जी, तभी वो बाहर निकलता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, भाई देखो
ये है अपना मेटल, समझना भाई, ये है अपना मेटल, ठीक है। आपने इसको दी कोई एनर्जी ई, आपने इसको दी कोई एनर्जी ई, अब यहां से वो बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसकी एक थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी है जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन, जो सब मेटल के लिए अलग अलग होता है, जो उसकी मिनिमम एनर्जी है। यानी कि जब आप किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन या कार्यफलन जितनी ऊर्जा देते हैं, मिनिमम एनर्जी देते हैं, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन में देखो, जैसे कि आपको मान लीजिए कि इसके लिए 8 चाहिए, मेरे को 8 जूल या फिर कुछ भी मान लो, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को एनर्जी चाहिए कार्यफलन के फॉर्म में, पर आपने 10 दी है। आपने कितनी दी, 10, तो 10 में से 8 तो ये रख लेगा, और जो 2 बची वो 2 यहां चली जाएगी, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एनर्जी देंगे तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मेटल की, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो उसके कार्यफलन या वर्क फंक्शन की फॉर्म में बताया जाता है। अगर उससे ज्यादा देंगे तो जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। दूसरी चीज, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्या पॉइंट है भाई, कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत छोटी परिघटना है, जिसके अंदर 10 की पावर -10 सेकंड लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने दिया इतना वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम टाइम में ही ये काम जो है वो हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अब हमको ये पता करना पड़ेगा सर कि आपने बोला कि ये एक मेटल है जहां पर आपने ई एनर्जी दी और यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाहर निकली, और कोई ना कोई इसका एक वर्क फंक्शन होगा जितनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है सर, E - फाई के, E - फाई या कार्यफलन के बराबर होती है, जो इसकी मैक्सिमम है, जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और सर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है सर, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। कि मान लो इसका वर्क फंक्शन 8 था और तुमने 8 ही जूल एनर्जी दी, तो पूरी पूरी ऑब्जर्व हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी के भी इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिए। क्या मामला क्लियर है यहां तक, क्या मामला क्लियर है यहां तक। दूसरी चीज, थोड़ा सा अपन वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, या कार्यफलन क्या होता है भाई। बहुत सिंपल सी बात है, वर्क फंक्शन या कार्यफलन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी है, ये क्या है, किस पे डिपेंड करती है, तो क्या ये इंटेंसिटी या फिर एनर्जी पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड किस पे करती है, मेटल के टाइप पे, मेटल के टाइप पे डिपेंड करती है। जिस टाइप का मेटल होगा उसका अलग अलग वो होगा, ठीक है, मेटल के टाइप पे डिपेंड करती है। जो अपना आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम है, सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो सबसे मिनिमम होता है। दूसरी चीज, अगर आपको इसको इंप्योर कर देंगे, अगर किसी भी मेटल में इंप्योरिटी मिला देंगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो उसका जो फाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या यहां तक मामला क्लियर है, क्या वर्क फंक्शन के बारे में कुछ चीजें है वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ेगा इस, यहां तक चीजें समझ में आ गई, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनिएगा, एक और बात सुनिएगा। जब आपको किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने हैं, जब आपको किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी भाई, भाई मुझे मिनिमम इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा हुई तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, बट मिनिमम मुझे इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। क्या यहां तक मामला क्लियर है, यस सर। तो मैं ई को एच म्यू इंटू मिनिमम लिख सकता हूं, यस सर, जो फाई के बराबर होगी। तो म्यू मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाई ओपन एच के बराबर हो जाएगा, फाई ओपन एच के बराबर हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए किसी भी सरफेस से, उसको अपन क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। वहीं अपन दूसरे फॉर्म की बात करते हैं। सर आपने बोला ई मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए था, फाई के, तो मैं बोल दूं एच सी ओपन लेमड़ा। देखो लेमड़ा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि लेमड़ा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो लेमड़ा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इक्वल्स टू फाई हो गया। तो लेमड़ा मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना होगा, एच सी ओपन फाई होगा। क्या ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हैं, क्या ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, क्या आगे बढ़ा जाए, यहां तक आप बात समझ में आई आपको, ठीक है भाई। अब सुनना, अब भाई अपन बात करते हैं जो इक्वेशन दी थी आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। और इक्वेशन कुछ नहीं थी, इक्वेशन यही थी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था, टोटल एनर्जी माइनस फाइव, यही थी भाई। तो इसी इक्वेशन को कई बार हम ये भी लिखते हैं E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, यही अपनी इक्वेशन है। अब यहां पर हम E को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सर क्या मैं E को एच म्यू, क्या एच म्यू लिख सकता हूं मैं, यस सर। क्या मैं E को एच म्यू लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। या फिर मैं एच सी ओपन लेमड़ा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। वहीं मैं फाइव को क्या लिख सकता हूं, फाइव वो मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होती है, एच ओपन म्यू थ्रेशोल्ड के, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वही तो मिनिमम एनर्जी बनाएगी और वही तो ये कहलाएगा। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एच सी ओपन लेमड़ा मैक्सिमम, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो आपको ये भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है सर, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, ई वी एस पी। ई वी एस पी क्या है सर, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एक नई चीज है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको क्या कहते हैं, निरोधी विभव। निरोधी विभव वो विभव है जो मिनिमम रिक्वायर रहता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो वीएसपी आपको याद रखना है, ई इंटू वीएसपी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूछी जाती है वो होता है ग्राफ। क्या पूछा जाता है भाई, ग्राफ्स पूछे जाते हैं अपन को। तो आज के बाद कोई भी ग्राफ पूछ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मैं बनाना सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। रटना एक भी ग्राफ नहीं है, सारे ग्राफ में बनाना सिखा दूंगा आपको। जैसे कि पहला ग्राफ के मैक्स और ई के बीच में, पहला ग्राफ में किसके बीच में बना रहा हूं, के मैक्स एंड ई के बीच में मुझे बनाना है। क्या मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगा, देखना भाई। मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, क्या ई माइनस फाइव के बराबर होगी, क्या यही होगी, यस सर। तो सुनना भाई, ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है मेरे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना मेरे साथ, थोड़ा सा कंपैरिजन करना मेरे साथ। क्या y जो है क्या वो k के बराबर है, अपन को ग्राफ भाई बनाना है किसके बीच में, अपन को ग्राफ बनाना है k मैक्स के बीच में। तो y एक्सिस पर क्या है, k मैक्स, और x एक्सिस पर क्या है, e। तो मैंने x एक्सिस पर मान लिया e, तो m किसके बराबर हो गया, तो क्या m जो है वो 1 के बराबर हो गया, क्या m जो है वो 1 के बराबर। m क्या शो करता है भाई, m स्लोप शो करता है या फिर डाल शो करता है, और c क्या शो करता है कि कितना कितना ग्राफ आपने छोड़कर काम शुरू किया है। अगर c 0 है तो आपने 0 से काम शुरू किया है, बट अगर c की कोई ना कोई वैल्यू है तो आपने कुछ पार्ट ग्राफ का छोड़कर फिर काम करना शुरू किया है। तो c इक्वल्स टू यहां पर कितना है, -5 के बराबर है। तो m इक्वल्स टू +1 है और c इक्वल्स टू -5 है। तो यहां माइनस से ग्राफ चलना शुरू करेगा और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, m के बराबर, और वो कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। और जो c है, ये पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, c कहलाता है, जो किसके बराबर है, -5 के बराबर है। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यस सर। दूसरा देखना, दूसरा ग्राफ आपको किसके बीच में पूछा जा सकता है, क्या पहला ग्राफ आपको समझ में आ गया, यस सर। दूसरा ग्राफ आपको पूछा जा सकता है के मैक्स एंड म्यू के बीच में, के मैक्स एंड म्यू के बीच में। तो इसका भी बना सकते हैं, नहीं देखो तुम बनाओगे, मैं बोल रहा हूं के इक्वल्स टू एनर्जी को अब मैं लिख लेता हूं एच म्यू -5, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। वहीं y इक्वल्स टू क्या लिख लिया, एम एक्स प्लस सी। अब मुझे बनाना है ग्राफ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सुन मेरी बात ध्यान से, क्या y एक्सिस पर k है, क्या y एक्सिस पर k है, यस सर। क्या x एक्सिस पर म्यू है मेरे पास, यस सर। तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या m इक्वल्स टू +h के बराबर हो गया, यहां कितना था, +1 था, यहां +h के बराबर हो जाएगा। और c इक्वल्स टू क्या अभी भी -5 है, यही सर। तो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, बट वहां पर जो टेन थीटा था, वहां पर टेन थीटा या स्लोप जो था वो 1 के बराबर था, यहां किसके बराबर होगा, +h के बराबर। और आपको ग्राफ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको स्लोप पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा ग्राफ, जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बना लेते हैं, तुम चाहो उसके बीच में बना सकते हो। मैंने बना लिया थर्ड ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड म्यू के बीच में। तो बहुत सिंपल है, देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E-5। सुनना मेरी बात ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू वी एस पी, ठीक है, इक्वल्स टू E को क्या लिख सकता हूं मैं, H म्यू -5। अब मुझे यहां पर केवल y चाहिए, और y एक्सिस पर मुझे कौन चाहिए, VSP। तो यहां पर मैं VSP को ही रहने दूंगा, बाकी सब उधर भेजो। तो H ओपन E कर दिया इंटू म्यू -5, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस सी। अब देख भाई, वाई एक्सिस पर तो अपन को ये चाहिए था और एक्स एक्सिस पे अपन को ये चाहिए था, तो मिल गया। तो एम मुझे कितना मिलेगा, एम मिलेगा एच ओपन ई। ग्राफ अभी भी वैसा ही बनेगा, बस अपना काम बदल जाएगा, बस अपने सी और एम की जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी। तो ग्राफ अभी भी सेम वही बना दिया। और इस बार जो टेन थीटा है, स्लोप जो है टेन थीटा, वो किसके बराबर है, एच ओपन ई के बराबर है। क्या यहां तक मामला क्लियर है? क्या आगे बढ़े? किसी के भी बीच में ग्राफ पूछे आप लोगों को, आपको बनाना। अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क क्या है समझिएगा। होमवर्क है आपको वीएसपी एंड 1 अपन लेमडा के बीच में ग्राफ बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एम जो है, स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा और सी जो है वो किसके बराबर होगा। ये बात आपको मेरे को बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्या यहां तक मामला क्लियर है गाइस? आगे बढ़े अपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या कुछ बचा है क्या। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही था जो अपन खत्म कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनना, एक और चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड आई सेचुरेशन या संतृप्त दरार। ये दो थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको, अगर आपके नोट्स लिखवाए गए तो वहां से पढ़ना, और नहीं लिखवाए गए तो एनसीईआरटी से पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। बाकी न्यूमेरिकल जितने आ सकते हैं वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, और अब तक जितना पढ़ा वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर 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 देखने को मिलेंगे। अब क्या अपन अपना अगले चैप्टर की ओर बढ़े, जो कि कौन सा है, न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, क्या अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की ओर बढ़े गाइस? यहां तक मामला क्लियर? अभी देखो 25 मिनट ही हुए। अभी अपन आधी न्यूक्लियर फिजिक्स आज पढ़ेंगे, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स तो पूरी आज ही पढ़ेंगे, बट जो रेडियो एक्टिविटी है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करें क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहली चीज जो अपन को आनी चाहिए वो क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है सर, या फिर नाभिक क्या होता है। न्यूक्लियस या नाभिक क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड। नाभिक के अंदर क्या होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक, और इनको साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, जिसको ए से शो करते हैं, जिसको साथ में अपन न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिसको किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। अब दूसरी चीज, आपको प्रोटॉन, इसके अंदर 2 पार्टिकल है, पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि प्रोटॉन का मास केजी में कितना होता है, दूसरी चीज प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास एएमयू में कितना होता है, और आखिरी चीज कि दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है। क्या ये आपको पता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखो भाई, याद रखना कितना होता है, 1.672 और 1.674 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 24। ये दोनों किसमें होते हैं, सॉरी 24 नहीं, -27, ये 24 तो उसका था यार, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर -27। और वही एएमयू में आप लिखना चाहे कितना लिख सकते हैं, 1.007 एएमयू और 1.008 एएमयू। यानी ये देख के अपन को पता पड़ता है कि दोनों का मास लगभग सेम है, बस थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा है, और चार्ज इसके ऊपर प्लस ई के बराबर होता है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या आना चाहिए, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटॉप या आइसोबारिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये दोनों आपका होमवर्क है जो कि आप पढ़ के आएंगे। वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोटॉप एंड आइसोबार, या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स क्या होते हैं ये भी देख लेना, ठीक है, साथ में, बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में अपन सबसे पहली चीज जो बात करना चाहेंगे वो क्या रहेगी, इसकी रेडियस या फिर त्रिज्या। तो बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड, नाभिक की रेडियस या त्रिज्या कितनी होती है, तो R इक्वल्स टू क्या होता है, R नॉट को भी रहने दो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 1/3 के। सर A क्या है, टोटल न्यूक्लियन का नंबर, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। जैसे ही आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे R इक्वल्स टू आ जाएगा R नॉट A की पावर 1/3। सर R क्या है, R नॉट क्या है, R तो है रेडियस, R नॉट क्या है, तो R नॉट इज फर्मी कांस्टेंट, R नॉट इज माय डियर फ्रेंड क्या है, फर्मी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है R नॉट की, 1.2 फर्मी होती है। कितनी होती है, 1.2 फर्मी या फिर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है। क्या यहां तक बात क्लियर है? रेडियस कैसे निकाली जाती है वो। सेकंड चीज जो पूछी जा सकती है वो होता है वॉल्यूम या फिर आयतन। वॉल्यूम या आयतन, तो कैसे निकाला जाता है वॉल्यूम और आयतन।
तो वॉल्यूम सर किसी भी न्यूक्लियस क्या है, स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 थी, उसकी पावर अब 3 कर दी तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। तीसरा एरिया, आयतन पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे अपन, एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? तो एरिया कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर की वैल्यू यहां रख देना, आपको एरिया भी मिल जाएगा। मेनली वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखिए आप। अब अपन पढ़ते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। मास, न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हैं? तो दो टाइप का मास होता है, दो टाइप का मास होता है। पहला कैलकुलेटेड मास, जो अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मास। ऑब्जर्वेशन मास, ऑब्जर्वेशन मास कौन सा होता है? जो कि अपन किसी भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। और कैलकुलेटेड मास जो अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटेड मास कैसे निकालेंगे सर? एम कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे भाई? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड मास। तो प्रोटॉन का मास कैसे निकालेंगे? Z, कितने प्रोटॉन है वो Z कहलाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई देखो, कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर इस तरीके का रहता है, तो ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा ये होता है उसका मास, उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियन है ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसमें से जब आप प्रोटॉन का नंबर Z को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एम कैलकुलेटेड। एम ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एम ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपने जिस प्रयोग में, किसी भी प्रयोग में आपने जो निकाला वो, तो प्रयोग में कैसे निकलता है? प्रयोग में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। देखो मेरे पास ये कोई भी एक एटम है, ठीक है, ये कोई भी एक एक्स एटम है, इसके अंदर तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती है। तो ऑब्जर्वेशन में ये कहा जाता है कि एटम का जो टोटल मास है, एटम का जो टोटल मास है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दीजिए, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आ जाता है, ऑब्जर्वेशन मास। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा जाता है कि एम ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एम टोटल, मतलब एटम का माइनस एम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का बच जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक मामला क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चीज आती है मास लॉस या फिर द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति या फिर मास लॉस। मास लॉस क्या होता है भाई? मास लॉस का मतलब यह है कि कैलकुलेटेड मास तो इतना होना चाहिए था, बट एक एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में अपन को इतना मिला, तो जो कम मिला, देखो दोनों बराबर मिलते तो दोनों अलग अलग डिफाइन नहीं क्यों करते, दोनों अलग अलग है, तो जो मास कम मिला वही क्या होगा, द्रव्यमान लॉस या फिर मास क्षति। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि एम कैलकुलेटेड जो होता है, एम कैलकुलेटेड जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, एम ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो डेल्टा एम जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एम इक्वल्स टू एम कैलकुलेटेड माइनस एम ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम कैलकुलेटेड माइनस एम ऑब्जर्वेशन। क्या यहां तक मामला क्लियर है? क्या यहां तक मामला क्लियर है गाइज? इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड एम न्यूट्रॉन माइनस एम ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है गाइज? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक जो अपना आता है वो आता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अपन कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत सिंपल है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है और उसका ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो 3 चैप्टर अपन को पढ़ने हैं, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोन, जिसको अपन पूरा पढ़ चुके हैं। सेकंड है न्यूक्लियस, जिसको अपन आधा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आधा जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर। तो कल का लेक्चर ऑब्वियसली बड़ा होगा, 40 से 50 मिनट का होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाकी है। मैं ये न्यूक्लियस पूरा आज ही कवर करने वाला था,
पर दिक्कत ये हो गई जो नोट्स लिख रखे थे वो सारे डिलीट हो गए। अब मैं दोबारा लिखने जाऊँ, इतना समय बचा नहीं था और 4 बजे क्लास लानी थी, इसलिए ऐसा हुआ। बट कोई बात नहीं, अपन ने जितना हो सके कवर की। कल की क्लास में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करेंगे। आज की क्लास से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और शाम को जो केमिस्ट्री की क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो जरूर देखना, क्योंकि वहां से एटम वाला जो चैप्टर वो आपका कवर हो जाएगा, जिससे 2 सवाल आते हैं। तो 2 तो केमिस्ट्री और 2 फिजिक्स के 4 सवालों की क्लास शाम को आने वाली है। 3 से 4 सवालों की क्लास ये थी। बहुत छोटे छोटे चैप्टर लग रहे हैं, बट नीट का पेपर उठाकर देखना बहुत सवाल आते हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।